अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम पीएमसी की वेबसाइट पर अपलोड करदा प्रैक्टिस एमसीक्यू के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू नंबर 41 से डिस्कशन करने जा रहे हैं। याद रहे लेक्चर नंबर 1 में हमने 1 से 20 तक एमसीक्यू डिस्कस किए थे और 21 से लेकर 40 तक हमने एमसीक्यू लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए थे और आज लेक्चर नंबर 3 में हम एमसीक्यू नंबर 41 से बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 41, व्हिच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को ब्रेक करने पर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए में एसीटोन, ऑप्शन बी में एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी में फॉर्मेल्डिहाइड और ऑप्शन डी में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कैल्शियम एसीटेट को ब्रेक करने से, इसको डिस्टिलेशन करने से एसीटोन प्रोड्यूस होता है। ये केमिकल रिएक्शन की बाकायदा एक एग्जांपल है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आर द फंक्शन ऑफ। फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है ये किसका फंक्शन है? लाइसोसोम का है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करवाता है, इंट्रा सेलुलर भी करवा सकता है। इंट्रा सेलुलर भी करवाएगा और कुछ एंजाइम रिलीज करके एक्स्ट्रा सेलुलर भी करवा सकता है। तो फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी ये तमाम लाइसोसोम के काम है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडीपी इज जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। भाई जो एनर्जी है ना, द स्पेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडीपी इज जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। भाई एनर्जी इस्तेमाल हो गई, पीछे बच गया एडीपी। अब माइटोकॉन्ड्रिया को दोबारा जो है वो किस फॉर्म में जनरेट करेगा? तो आंसर क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी जो रह गया था वो क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी इज डिफाइंड एज। वेलोसिटी का डिफाइन क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरिंग विच डिस्प्लेसमेंट अकर। भाई डिस्प्लेसमेंट को टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? फ्रीक्वेंसी से। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। एक्सरे के फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। किसके मुकाबले में? विजिबल लाइट के मुकाबले में। किसके मुकाबले में? अल्ट्रावायलेट के मुकाबले में। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टोटल एनर्जी रिमेन सेम। टोटल पेंडुलम के अंदर, सिंपल पेंडुलम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है? सेम रहती है। बी इज द करेक्ट आंसर, कांस्टेंट। नेक्स्ट है द वर्ड आर्कीबैक्टीरिया इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस। भाई वर्ड आर्कीबैक्टीरिया जो है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब क्या है? एंशिएंट बैक्टीरिया, पुराने। आर्की का मतलब ओल्ड, एंशिएंट। नेक्स्ट है इन एंजाइमेटिक मैकेनिज्म द सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम्स एक्टिव साइट टू प्रोड्यूस। भाई एंजाइमेटिक मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होता है और बाइंड होते वक्त क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा और क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हु केम अप विद द टर्म सेल। सेल की जो टर्म सबसे पहले किसने यूज की थी? रॉबर्ट हुक ने। क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे थे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ मोर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट द रूबिस्को स्टार्ट। भाई मोर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो रूबिस्को जो है वो क्या कर जाता है? फोटो रेस्पिरेशन। भाई रूबिस्को एक एंजाइम है जो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या करता है? अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट है वेयर डज द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट। भाई बैक्टीरियोफेज वायरस वो होता है जो बैक्टीरिया पे एक्ट करता है और उसकी रेप्लिकेशन मतलब अपनी न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस करता है वो किस में करेगा? बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। याद रखिएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और उससे निकलने वाली जो नर्व है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Which is not the characteristics of ट्रिप्लोब्लास्ट। भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, उनमें से इनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ए में कहा जा रहा है दे मे बी सीलोमेट, सूडोसीलोमेट और एसीलोमेट। बिल्कुल सही है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट भी हो सकते हैं, सूडोसीलोमेट भी हो सकते हैं और एसीलोमेट भी हो सकते हैं। बी में कहा जा रहा है दे आर इंक्लूडेड इन ग्रेड बाइलेटरल। भाई बाइलेटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्रिकल में आते हैं, बिल्कुल सही है। सी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ देम हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, चाहे वो कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट वो अलग बात है, लेकिन है। डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ देम हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। भाई इनके पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम उनके पास होता है जिनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या तमाम ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है उनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? जवाब है नहीं।
जैसे कॉकरोच, ग्रास होपर, इनके अंदर क्या होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनके पास ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती। उनकी बॉडी कैविटी को भी क्या कहा जाता है, हीमोसील कहा जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी कैविटी के अंदर क्या होता है, ब्लड मौजूद होता है, ब्लड साइनेसिस के अंदर। तो ये तो बात तो नहीं है, तमाम के पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। तो डी इसका जो है वो क्या है, आंसर सही है, क्योंकि हमें पूछा गया था विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इज द हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिटेड। हेपेटाइटिस ए वायरस कैसे ट्रांसफर होता है, फीसिस, सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड, ऑल ऑफ दिस। तो ए जो होता है वो फीसिस के जरिए ट्रांसफर होता है, बी और सी जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए ये ट्रांसफर होने की सलाहियत रखते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इनर लेयर ऑफ द स्पंजेस आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई इनर लेयर जो है ना स्पंज की, वो किस चीज़ से बनी है, पिनेकोसाइट्स, कोनोडर्म, पिनेकोडर्म, कोनोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कोनोसाइट्स। सिन बोर्ड के अंदर भी बाकायदा लिखा हुआ है कि इनर लेयर के अंदर कोनोसाइट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट कैन, भाई कैंसर जो है वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है दैट कैन कंट्रोल द अदर सेल, स्प्रेड इन ऑल द बॉडी, रिमेन इन स्पेसिफिक प्लेस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो याद रखिएगा कैंसर एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, स्प्रेड इन ऑल द बॉडी, तमाम बॉडी के अंदर फैलने की इनके अंदर क्या होती है, सलाहियत होती है। नेक्स्ट है एन एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर इन द प्रेजेंस ऑफ। भाई एंजाइम जो है ना, आपने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव होते हैं लेकिन डीनेचर नहीं होते हैं। ओके, तो एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर इन द प्रेजेंस ऑफ नो कोफैक्टर, लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम को क्या कर देता है, डीनेचर कर देता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन नेचुरल सिलेक्शन अकर। भाई नेचुरल सिलेक्शन बायोलॉजी के किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब अगर बात करें ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब बच्चे कहेंगे सर वो बायोलॉजी का पहला चैप्टर तो कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल देते हैं ना तो इस बार के जो बहुत से नफसियाती बच्चे हैं वो ये कमेंट करना छोड़ दें, बेटा ये बेसिक है, पीएमसी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आपको आने चाहिए, वो डायरेक्ट उसने एडवांस टॉपिक आपको दिए हुए। तो हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट होकर आ गए, पढ़ाई कुछ नहीं की, सेकेंड ईयर में आ गए, सेलेक्टिव टॉपिक के 2-3 पेपर दे दिए और एमडी गेट पीएमसी को फैसला करने गए हैं। तो अब इनको अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई सवाल दो ना, वो परेशान, सर कोर्स आउट ऑफ कोर्स चीज़ें आ गई। बेटा ये नहीं है, ये बेसिक है। तो यहाँ हमसे पूछे जा रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नेचुरल सिलेक्शन अकर। नेचुरल सिलेक्शन बायोलॉजी के किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक है, जीन, इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑल ऑफ दिस, तमाम लेवल तक जो है इसका नेचुरल सिलेक्शन का ताल्लुक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रापोड। भाई टेट्रापोड जो है ना सुपर क्लास टेट्रापोड में जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये सब आ जाते हैं, एम्फीबियंस भी आ जाते हैं। अब इस टेट्रापोड की एग्जांपल बतानी है तो चाहे किसी भी बर्ड की एग्जांपल हो, चाहे वो किसी भी मैमल की एग्जांपल हो, चाहे वो किसी भी एम्फीबियन की एग्जांपल हो, आपने इसको प्रिडिक्ट करना है। फ्लैश फ्लाई, ब्लू रिंग ऑक्टोपस, टेरेंटोला, हमिंग बर्ड, बर्ड परिंदा आ गया ना, ये सुपर क्लास टेट्रापोड की क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, डी। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल आर नोन एज। भाई वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन ए गैमेट्स, ऑप्शन बी गोनेट्स, ऑप्शन सी ग्लैंड्स, ऑप्शन डी फॉलिकल्स। तो याद रखिएगा, तो गोनेट्स जो है वो क्या है, उसमें जो है वो टेस्टिस, मेल गोनेट्स जो है वो क्या है, टेस्टिस है, और फीमेल गोनेट्स क्या है, ओवरी। टेस्टिस जो है वो क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और ओवरी जो है वो क्या करते हैं, ओवम प्रोड्यूस करते हैं। मानते हैं दोनों ग्लैंड्स भी हैं। अब देखो ये एक तरीके से बीसीक्यू बन गया। अब बच्चे कहेगा सर ग्लैंड्स भी तो हो सकता है, लेकिन बेस्ट क्या होगा, बेस्ट की बात होगी हर ग्लैंड जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल, हर ग्लैंड जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन इन गोनेट्स की, चाहे वो टेस्टिस हो चाहे वो ओवरी हो, इन ग्लैंड्स की जो खास बात है वो ये है कि ये रिप्रोडक्टिव सेल भी प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसीलिए जो है वो ये ग्लैंड्स भी हैं और गोनेट्स भी हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, हर ग्लैंड जो है वो गोनेट्स नहीं है, लेकिन गोनेट्स जो है वो ग्लैंड है। समझ आ गई, गोनेट्स जो है वो ग्लैंड है, हर ग्लैंड जो है वो गोनेट्स नहीं है। तो इस पर बहस मत करना कि सर ग्लैंड भी तो इसका आंसर हो सकता था,
ग्लैंड भी तो इसका आंसर हो सकता था, तो जवाब है ग्लैंड इसका आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें इसमें आंसर जो है वो क्या करना है, बेस्ट आंसर देना है, और बेस्ट में इसमें यही आ जाता है, द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल आर नोन एज गोनेड्स, बी इज द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम जो है वो एमसीक्यू नंबर 61 से जो है वो डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।